सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द चैलेंज। जब आप अपनी कमजोरी समझ जाओगे कि यहाँ पर मैं कमजोर हूँ, तभी तो आप उस चीज पे वर्क करना स्टार्ट करोगे। अगर आपने चैप्टर पढ़ते वक्त अपना दिमाग खुला नहीं रखा, आपने सिर्फ उस चैप्टर की रीडिंग लगा ली, तो जो क्वेश्चंस वो घुमा के पूछेंगे बोर्ड्स में, अनफॉर्चुनेटली शायद आप उसे आंसर ना कर पाए। किस तरीके से आप अपना बेस्ट दे सकते हो एंड यू कैन गेट 40 out of 40 in English literature. Hello everyone, this is Divya Chandwani, your English educator, and I welcome all my dear students of Divya Army to our amazing channel. So in today's video, आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ बच्चों? Something very very important. So in today's video, I am going to tell you the ultimate guide for class 12th if you are studying English literature, and I know yes you all are, because English literature is of 40 marks in your exam. So my dear students, the DMs were full of that कि मैम हमें एक अल्टीमेट गाइड चाहिए जिससे हम ये समझ पाएं कि इंग्लिश लिटरेचर के आंसर्स हम लोग बेस्ट तरीके से कैसे दे सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको डिटेल में। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स to get full out of full in your English literature. So बच्चों, आपका सबसे most important चीज है that you need to understand the challenge. अगर आपको समस्या या परेशानी पता ही नहीं है तो आप उसका solution यानी कि समाधान कैसे ढूंढोगे? Now what is the challenge? यानी कि बेटा एक ऐसी चीज जिसमें आप लोग वीक हो। If there is something जिसमें आप लोग comfortable feel नहीं करते हो या आपका कोई वीक पार्ट है। Now what is your weak part? यानी कि आपको आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, आप ग्रामेटिकल एरर करते हो, टेंसेस वाला पार्ट है जिसमें आप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई योर वीक पार्ट। आपको आपका जो वीक पार्ट है बेटा उसको आइडेंटिफाई करना होगा। जब आप अपनी कमजोरी समझ जाओगे कि यहाँ पर मैं कमजोर हूं, तभी तो आप उस चीज पे वर्क करना स्टार्ट करोगे। आपको इसको गलत तरीके से नहीं समझना है कि यार मैं यहाँ पे कमजोर हूं तो मैं इसको एक्सेप्ट या एडमिट ही ना करूं। द बेस्ट वे इज बेटा टू एक्सेप्ट वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग एंड देन टू रेक्टिफाई दैट। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट एज द फर्स्ट पॉइंट कि आपको अपना चैलेंज, अपनी परेशानी समझनी होगी। अगर आपको आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आती है तो डेली आप चाहे ज्यादा नहीं 15 मिनट बैठिए, 1 से 2 आंसर्स को खुद से फ्रेम करने की कोशिश करिए एंड इमेजिन इफ यू आर डूइंग इट फॉर 10 मंथ्स कंटिन्यूअसली, आपने अपने चैलेंज को डेफिनेटली ओवरकम कर लिया होगा। नेक्स्ट बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर बच्चे को समझना होगा कि आपका सिलेबस क्या है। नाउ यू ऑल विल से मैम हमें तो अपना सिलेबस पता है, बट बेटा आपको उसका बाइफरकेशन पता होना चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ पर भी मेंशन करके दिया है। इंग्लिश जो लिटरेचर वाला पार्ट है वो आपका आता है बेटा कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का। तो अगर आप देखो तो आधे मार्क्स तो आप लिटरेचर पढ़ के ही डायरेक्टली ला सकते हो। सो आउट ऑफ 80, 40 मार्क्स यहीं पर डन हो जाएंगे इफ यू विल फोकस ऑन दीज 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। बेटा आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होगा और उसके बेसिस पे सवाल पूछा होगा, तो चैप्टर को इन डेप्थ पढ़ना इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है। 12+4 आपकी जो फ्लेमिंगो बुक है उससे 12 मार्क्स के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और जो आपकी दूसरी बुक है विस्तास उससे 4 मार्क्स के। तो एज यू ऑल कैन सी लगभग आपके यहाँ पे 16 नंबर के तो एक्सट्रैक्ट बेस यानी कि इन डेप्थ जो है क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि चैप्टर के बीच में से कोई पैराग्राफ या पोयम का कोई पैराग्राफ आपको यहाँ पर गिवन होगा। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका एक्सट्रैक्ट बेस हो गया। नेक्स्ट है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये बेटा आपके फ्लेमिंगो बुक से ही, अकेले फ्लेमिंगो से ही आपके कितने मार्क्स के आने वाले हैं? 10 नंबर के। सो आप समझ सकते हैं फ्लेमिंगो बुक की अपने आप इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बिकॉज इट कंप्राइजेस ऑफ चैप्टर्स एंड पोएम्स बोथ। विस्तास इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो फ्लेमिंगो इज मोर इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू दी वेटेज। इसलिए आपको अपना सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। थर्ड, आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन विस्तास से भी आते हैं, लेकिन विस्तास से बेटा ये होने वाले हैं 4 मार्क्स के, फ्लेमिंगो से ये हैं 10 मार्क्स के। नेक्स्ट इज योर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो बेटा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे आपके, अगेन दैट इज 5+5, यानी कि फ्लेमिंगो से भी 5 नंबर के हैं और विस्तास वाली बुक से भी 5 नंबर के हैं। सो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बेटा आपके हैं टोटल कितने मार्क्स के? 10 मार्क्स के।
शॉर्ट आंसर टाइप है बेटा आपके टोटल कितने 14 मार्क्स के। तो यहाँ पे बेटा कितना हो गया 16 + 10 आपका हो गया 26 + 14 ये हो गया आपके 40 मार्क्स। तो ये आपका 40 मार्क्स का बाइफर्केशन है। अब अगर आपको पता है कि मैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में वीक हूँ और ये कितने नंबर के आते हैं 16 मार्क्स के, तो आप यहाँ पे इन डेप्थ चैप्टर को पढ़ के इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको लगता है कि मैं आंसर राइटिंग में कमजोर हूँ, तो एवरी डे व्हाट यू कैन डू इज 1 से 2 आंसर्स, ज्यादा प्रैक्टिस चाहे मत करो, 2 आंसर्स 3 आंसर्स खुद से लिख कर प्रैक्टिस करो, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप क्या चैलेंज फेस कर रहे हो, आपका क्या सिलेबस है, उसका कितना बाइफर्केशन है, किस तरीके से आप अपना बेस्ट दे सकते हो, एंड यू कैन गेट 40 आउट ऑफ 40 इन इंग्लिश लिटरेचर। सो लॉन्ग आंसर टाइप में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको जो यूजुअली हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होते हैं, डायरी एंट्री वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे क्लास 10th में नेल्सन मंडेला पे भी आते थे कि इफ यू वर नेल्सन मंडेला तो आप अपनी स्पीच में क्या कहते। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ क्लास 10 क्योंकि वो आप ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। बट अब जो आपके चैप्टर्स हैं उसमें जो भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जो भी चीजें हैं वो ज्यादातर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, इनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी इफ यू वांट टू गेट full out of full in English literature. Next most important point is effective reading. Now ma'am, what is effective reading? हमें कोई भी reading comprehension दिखता है, हमें English literature का कोई भी सवाल दिखता है, so of course ma'am we read the question. But बच्चों आपको वो chapter या आपको वो question सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है. You don't have to read it for the sake of just reading it. आपको अपना माइंड बिल्कुल अलर्ट रखना है उस टाइम पे व्हेन यू आर रीडिंग अ चैप्टर और व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चंस और व्हेन यू आर फ्रेमिंग द आंसर्स। क्योंकि बेटा अगर आपने चैप्टर पढ़ते वक्त अपना दिमाग खुला नहीं रखा, आपने सिर्फ उस चैप्टर की रीडिंग लगा ली, तो जो क्वेश्चंस वो घुमा के पूछेंगे बोर्ड्स में, अनफॉर्चुनेटली शायद आप उसे आंसर ना कर पाए। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज यू नीड टू इफेक्टिवली रीड योर एंटायर चैप्टर। पूरे चैप्टर को आप लोग को क्या करना है, thoroughly पढ़ना होगा। You have to read it. You have to read the entire chapter thoroughly, and that too your mind should be super alert. And similarly, read all the questions, not just for the sake of reading it, but to understand what the examiner or what the CBSE board or what your board is asking you. तो आपको क्या सवाल पूछा गया है, क्या वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप वो समझ गए तो डेफिनेटली आप जो आपका आंसर है उसको बिल्कुल एक्यूरेट एंड पॉइंट टू पॉइंट देंगे। वर्ड लिमिट जो है उसको स्टिक करेंगे आप। अगर 100 to 120 वर्ड्स है लॉन्ग आंसर टाइप में तो आप लिखिए, शॉर्ट आंसर टाइप में 30 to 40 है तो उसी पे स्टिक करिए। डू नॉट राइट लेस और डू नॉट राइट मोर। जितना आपसे पूछा गया है उतना ही लिखिए, दैट इज द बेस्ट वे। सवाल को इस तरीके से पढ़िए, चैप्टर को इस तरीके से पढ़िए कि आपको अच्छे से समझ में आए। सिर्फ पढ़ने के लिए, रट्टा मारने के लिए नहीं पढ़ना है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहां पे हर बच्चे को दिक्कत आती है, मैम आपने तो लिख दिया जस्ट यू हैव जस्ट रिटन इट कि क्राफ्ट, यू नीड टू क्राफ्ट विनिंग आंसर्स। क्या है विनिंग आंसर्स? विनिंग आंसर्स बेटा ये है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिख रहे हो तो इन्विजिलेटर एग्जामिनर मजबूर हो जाए आपको 5 में से 5 देने के लिए। ही और शी हैज नो अदर चॉइस, that is absolutely and winning, and that is absolutely a winning answer. So what you need to do is you have to practice answer writing for almost 10 months. अभी अगर आपके पास 9 से 10 महीने हैं तो भैया इन 9 से 10 महीने हमको पूरी यही प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है 10 मंथ्स अभी ना हो, ठीक है, लेट्स से वी डोंट हैव 10 मंथ्स, 9 मंथ्स भी हैं, तो हमें कोई भी दिन ऐसा नहीं करना कि हम इसे छोड़ दें। अगर आप ये सोचें कि यार मैं फरवरी में मेरा बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होगा, फेब या मार्च में मेरा इंग्लिश का एग्जाम होगा, 10 डेज पहले मैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करूंगा, आई विल गेट फुल आउट ऑफ फुल, नहीं हो पाएगा। आई एम टेलिंग यू right now, I'm sorry, you won't be able to do it. The best way is practice at least 2 answers a day or maybe 1 answer a day. आप उसको 7 दिन तक भी करते हो ना, 14 आंसर्स तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर लोगे। See, so if you do it for 7 days, every day you do 2 questions, 14 questions will be done in a week. Now you just yourself imagine कि 14 questions आप एक वीक में कर रहे हो, 4 हफ्ते हैं,
14 into 4, how many questions you will be able to practice just in a month? और अभी तो हमारे पास लगभग बच्चों 8 से 9 महीने का वक्त है. So there is a saying in English, practice makes a man perfect, and I always say not just a man, practice makes everyone perfect. So अगर आप जान या फेब में प्रैक्टिस चालू करेंगे, it will be actually quite late. So the best way is to start right now. If you want to craft winning answers in February or March in your board exams, then you need to start it right now, because that is the best time to do it. Next most important tip is you need to manage your time. सारे टीचर्स आपको बोलते हैं आपको टाइम मैनेज करना होगा, बट बच्चों मैं आपको बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट करना है तो वो इंग्लिश और मैथमेटिक्स में होता है, क्योंकि अक्सर बच्चों को आता तो है इंग्लिश में, बट व्हाट डू दे डू इज कि इतना सारा वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टाइम खराब कर चुके होते हैं, इतना सारा टाइम राइटिंग सेक्शन को दे चुके होते हैं कि लिटरेचर में उनके पास टाइम ही नहीं बचता है, एंड अनफॉर्चुनेटली उनका पेपर क्या हो जाता है, छूट जाता है, पेपर में काफी सारे क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं. सो इफ यू आर वन ऑफ दोज हु वांट्स टू अवॉइड ऑल ऑफ दिस, तो आप सबसे बेस्ट ट्रिक ये कर सकते हैं टू मैनेज योर टाइम. जिस भी सेक्शन में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में से, इफ यू फील यू आर द मोस्ट कॉन्फिडेंट इन सेक्शन सी, अगर आपको लगता है कि आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट सेक्शन सी में हैं, तो कोई बात नहीं, आप सेक्शन सी से स्टार्ट करिए, बट जस्ट मेक श्योर आप उसको हेडिंग में मेंशन करिए दैट दिस इज सेक्शन सी लिटरेचर पार्ट, लेकिन अपने मन में एक टाइम लिमिट बनाकर रखिए. फॉर एग्जाम्पल दैट यू हैव टू कंप्लीट सेक्शन सी लिटरेचर इन जस्ट 1 hour. तो ये टाइम लिमिट अपने उसमें याद रखिए, खो मत जाइए आंसर फ्रेमिंग में. आंसर फ्रेमिंग आप 9 महीने से प्रैक्टिस करें तो नाउ यू आर वेरी गुड एट इट. तो अपने मन में एक टाइम लिमिट बना के चलिए, आई हैव टू डू इट इन 1 hour. Now for example you want to do next is section B, that is your writing part, जिसमें 4 सवाल आने वाले हैं. So you have to think about it कि मैं इसके लिए कितना टाइम रखने वाला हूँ, लगभग 50 मिनट्स रखने वाला हूँ. 1 hour 50 मिनट्स आपके यहाँ ओवर हो चुके हैं. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आप लास्ट में करना चाहते हैं, दैट इज सेक्शन ए, तो उसको क्लियर रखिए अपने माइंड में बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग द पेपर. सो इफ यू आर डूइंग इट अगेन इन how many minutes? 50 minutes. तो keep it absolutely clear. तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना होगा कि मैं 3 घंटे से पहले पहले अपना पेपर जो है कंप्लीट कर लूं. सो यहाँ पे बेटा हमने 10 मिनट्स और 10 मिनट्स का बफर रख लिया, दैट इज 20 मिनट्स का बफर है. हो सकता है आप एग्जैक्ट टाइमलाइन स्ट्रिक्टली फॉलो ना कर पाओ, 20 मिनट रिविजन के लिए ना भी बचे तो इट्स फाइन, बट ट्राई टू कीप एटलीस्ट 12 to 15 मिनट्स फॉर योर रिविजन पार्ट, ताकि अगर आपने कोई क्वेश्चन मिस करा है, कोई पार्ट आपसे छूटा है उस टाइम पर, सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो बैक टू दैट पार्ट, और लास्ट का जो रिविजन टाइम है उसमें आप उस बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई टू कीप दोज एक्स्ट्रा 15 मिनट्स विल हेल्प यू अ लॉट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम दिव्या मैम साइड, बट आई होप दीज इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स विल रियली हेल्प यू टू गेट 40 out of 40 in English literature. तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. दिव्या मैम विल बी बैक with one more very useful video. So see you all in the next video. Till then, take care and Jai Hind.